साथियों, जय भीम। आज महाप्रजापति गौतमी एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से मैत्री बुद्ध विहार प्रभात कॉलोनी नागपुर में एक दिवसीय बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया है और यहाँ पर प्रशिक्षक के रूप में बनते सुनीति, बनते निम्मल मेहता, बनते भिक्खुनी विजया मैत्री और भिक्खुनी महामाया, इस तरह से ये सारे लोग मिलकर के बच्चों को महाप्रजापति गौतम एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है और संस्कार सिखा रहे हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से ये संस्कार करा रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है। नमो बुद्धाय, जय भीम, वंदामी बंते जी। आप लोगों ने ये जो सामनेरी शिविर लगाया है, ये कब से कब तक चल रहा है और इसमें आपने क्या पढ़ाया, किस तरह से बच्चों को आप लोगों ने सामनेर और सामनेरी के रूप में किस तरह से उनको विकास हो उसकी दिशा में आपने उनके लिए क्या क्या पढ़ाया, किस तरह की योजना रही, ज़रा जब विस्तार से बताएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जो हमारा सामनेरी शिविर है, ये 20 तारीख से शुरू हुआ था और आज 29 तारीख को हम इसका समापन कर रहे हैं। इस शिविर में 17 बच्चों ने एडमिशन लिया था और इन बच्चों को हमने सामनेरी बनाकर धम्म की जो बेसिक शिक्षा है, जो बुद्धा के टीचिंग्स है, ये सिखाने की कोशिश की, जो स्लम में गिना जाता है। वहाँ के बच्चों को बड़ी मुश्किल से अच्छे संस्कार मिलते हैं, एक अच्छा वातावरण बड़ी मुश्किल से मिलता है और ये वातावरण या ये संस्कार बच्चों पर अच्छा या बुरा असर डालते हैं। और हम चाहते थे कि इस तरह के बच्चों को हम एक नई दिशा दें, उन पर अच्छे संस्कार करें, जो कि बुद्धा के टीचिंग से ही आ सकता है। बुद्धा ने कहा है कि ये जो जीवन है ये बड़ा दुखमय है, कष्टमय है और इसको कम करने के लिए ही उन्होंने शिक्षाएं दी है। तो हम ये चाहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं वो बुद्धा के ये जो टीचिंग्स है, जो दुख को कम करती है और एक अच्छा चरित्रवान इंसान बनाती है, ये देना चाहते थे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने एक ये बनाया, योजना बनाई, हमने उस तरह का सिलेबस तैयार किया। बच्चे उम्र में टीनेज है और टीनेज के अकॉर्डिंग हमने सिलेबस बनाया। ज़्यादातर बच्चों को टीनेज में ज़्यादा समस्याएं होती है क्योंकि उनके हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। वो युवावस्था, किशोर अवस्था से युवावस्था की ओर बढ़ते हैं। ऐसे में उनमें बहुत सारे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो नहीं समझ पाते कि ऐसे बच्चों को कैसे डील किया जाए, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। और इसी उम्र में हम देखते हैं कि बच्चों में और पेरेंट्स में कुछ दूरियां सी आ जाती है, दोनों को एक दूसरे में समझने में कठिनाई होती है। और हमारा जो मेन उद्देश्य रहा है इस उम्र के बच्चों को इस सिचुएशन से लड़ना कैसे सिखाया जाए। हालांकि यहाँ पर पेरेंट्स नहीं है, अक्सर हम लोग जो शिविर लेते हैं उसमें पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। ये ऐसी चीज़ है कि बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को ये चीज़ें समझाई जाए या सिखाई जाए। लेकिन हमने अभी एक तरफा बच्चों को समझाया है कि इस उम्र में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन कैसे होते हैं और कैसे हम घर से बाहर निकलकर दूसरों के संपर्क में आकर गलतियां करते हैं, जिससे कि बहुत बड़ी भी समस्या निर्माण हो सकती है। तो हमने एक हमारे सिलेबस के द्वारा पेरेंट्स और बच्चों में एक बॉन्डिंग निर्माण करने की कोशिश की है कि अपने पेरेंट्स जो है वो
हमें ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें ज़्यादा समझते हैं, उनकी चिंता करते हैं, भले के लिए वो सारा करते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कैसे करें। तो बच्चों को भी एक समझदारी लेना हमने सिखाया कि हमको सबसे पहले ये समझना है कि हमारे पेरेंट्स हमारी भलाई चाहते हैं, हमारी चिंता करते हैं। इसलिए अगर वो गुस्सा करते हैं या कुछ बोलते हैं, डांटते हैं या मारते भी हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि उनको हमारी फ़िक्र है, इसलिए वो ये करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे हाथ से कोई गलती ना हो या दूसरे कोई हमारे साथ कोई बुराई ना करे या हमारे बच्चों को कोई खतरा ना हो। ये सब उनकी कोशिशें होती हैं। तो ये समझकर हमें अपने पेरेंट्स से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। ये एक मुख्य बात हमने उनको सिखाई। अच्छा, ये आप कितने तारीख से कितने तारीख तक? 20 तारीख से 20 तारीख से 29 तारीख तक, यानी मतलब आज समापन 10 है। दिन। और इसमें हमने पेरेंट्स को भी बुलाया है समापन जी, के दिन, जी। ताकि जो बातें हमने बच्चों को सिखाई है इसकी शेयरिंग उनके साथ में हो सके। आगे पेरेंट्स को भी पता चले कि उनके बच्चों ने क्या सीखा है और उनको भी बच्चों के साथ में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इस उम्र में क्या क्या होता है। तो ये जब दोनों को ये बातें पता चलेगी तो दोनों में जो व्यवहारिक परिवर्तन होगा वो सुखद होगा, है ना। ये हम लोग चाहते हैं, इसलिए आज हमने पेरेंट्स को भी बुलाया है। और यही नहीं कि ये जो सामने सामने भी बने हैं इन्हीं के पेरेंट्स को, इसके पहले भी हमारे नागपुर में बहुत सारे शिविर हुए हैं। उस समय जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को हमारे पास में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए भेजा था, उन पेरेंट्स को भी हमने इसमें इनवाइट किया है। और हम इन पेरेंट्स का सत्कार करना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को धम्म सीखने के लिए हमारे पास में भेज रहे हैं, ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हो सके, उनका विश्वास इस धम्म पर बैठ सके कि धम्म का शिक्षण लेने से हमारे बच्चों में एक सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। ये जो बाकी के 8 दिन थे, उन 8 दिनों में भी बीच बीच में पेरेंट्स मिलने आते रहे और हमने उनको रोका नहीं जी। ताकि वो अपने बच्चों से मिल सके और पूछ सके कि आप क्या सीख रहे हो यहाँ पर, वो कितना ज़रूरी है। तो इस तरह से उनको एक आइडिया आ गई है कि हमारे बच्चे को हमने सही जगह पर भेजा है, सही टीचर के पास में भेजा है। अच्छा। और उनमें वो बदलाव भी देखेंगे। जैसे कि अभी हम बच्चों को बोलने लगाएंगे कार्यक्रम में कि उन्होंने क्या सीखा है और क्या संकल्प लिया है। अभी हमने बच्चों की टेस्ट भी ली, एग्ज़ाम ली हमने। हाँ। 8 दिन हमने जो सिखाया उसमें क्या समझ में आया और वो यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने बड़े अच्छे आंसर लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि हमने यहाँ पर जो चीज़ें सीखी है, जैसे हमने आपस में कैसे व्यवहार करना, कैसे दोस्ती करना, अगर हमसे कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो हमने कैसे धैर्य रखना चाहिए, उस सिचुएशन का कैसे सामना करना चाहिए, हमने मन में बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, पेरेंट्स का हमने सुनना चाहिए, सब बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो सीखी है वो जाकर संकल्प कर रहे हैं कि हम ऐसा ही व्यवहार अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ करेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सिखाई है, वो है कि चाइल्ड एब्यूज़ जो होता है, हाँ। बच्चों का जो यौन शोषण होता है इस उम्र में ज़्यादातर होता है, तो इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेंगे। तो बच्चों को हमने अलर्ट किया है, बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, कौन व्यक्ति हमारी तरफ किस नज़र से देखता है, ऐसे में हमने कैसे सावधान हो जाना चाहिए। अगर कोई अटैक करता है, बुरा व्यवहार करता है, तो उस समय हमने किस तरह से उसका विरोध करना है, किसको शेयर करना है, उस बात को छुपाना नहीं है। जिस पर हम विश्वास करते हैं, हमें हमारे मम्मी पापा है या हमारे टीचर है, उनको ये बातें ज़रूर बताना है, छुपा कर नहीं रखना है। और इस बात को पूरी बस्ती के लेवल पर भी हम कैसे हैंडल करेंगे, ये भी हमने सिखाया है कि आपकी बस्ती में और बच्चों के साथ ऐसा होता है क्या, तो आप उनको कैसे हिम्मत देंगे, उनको कैसे इस चीज़ से बचने का तरीका सिखाएंगे। उन्होंने बोले कि आप एक ग्रुप तैयार करेंगे, और उसमें हमने ये बताया कि बुद्धा ने बच्चे लोगों को कैसे उपदेश दिया था कि वो कैसे अपने युद्ध में सफल हो सकते हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता, उनकी सत्ता कोई छीन नहीं सकता। तो कैसे हमको यूनिटी में रहना है, एकता में रहना है, समय समय पर बैठकें लेनी है, उसमें सारी चर्चाएं करनी है, सबके विचारों को सुनना है, सबके विचारों का एक निचोड़ जो आता है उसको समर्थन देना है, सामूहिक भावना रखना है,
और फिर उसके तहत प्लानिंग करनी है कि हमारी बस्ती में अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो उसको मिलकर हम रोकेंगे। और इसके लिए हम बड़ों की सहायता लेंगे, जैसे कि हम टीचर्स हैं, हम अभी यहाँ पर एक काउंसलिंग सेंटर का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। वही मैं पूछने जा रहा था कि इसके आगे की क्या योजना है हाँ, आपकी? तो हमने ये कहा है कि जिन बच्चों को, जिन पेरेंट्स को ये समस्याएं होती है, वो यहाँ पर काउंसलिंग सेंटर में आकर हमारी मदद ले सकते हैं, अपनी समस्याओं को हमसे शेयर कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से उनको एक एक को काउंसलिंग करेंगे, समुपदेशन करेंगे कि इसके जो लीगल पहलू है वो भी बताएंगे कि कानूनन इसके बारे में क्या बातें बताई गई है, इसके सुरक्षात्मक पहलू क्या है, और अगर बहुत गंभीर केस हो जाती है तो उसके लिए हम पुलिस की भी कैसे मदद ले सकते हैं, जो व्यक्ति गलत करता है उसके साथ में हम कैसे डील कर सकते हैं। जहाँ तक कि मैंने स्टडी की है तो मुझे ऐसा पता चला है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो होते गलत काम करने वाले, वो मानसिक रूप से रोगी होते हैं। तो अगर कोई मानसिक रोगी होगा इस मामले में, एक तो वो क्राइम होता है, लेकिन हमको ये भी देखना है कि उसको मानसिक रोग है तो उसको ठीक होने में भी हम मदद कर सकते हैं जी। यदि उसको अच्छी संगत मिलेगी, हमारी तरफ से अच्छा काउंसलिंग मिलेगा, तो हो सकता है कि वो बुरा आदमी अच्छा आदमी बन जाए। तो इसकी भी हमारी कोशिश रहेगी। एक तरफ हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो बिगड़े हैं उनको सुधारने की भी बात कर रहे हैं, और इसमें पूरा हम सिस्टम एक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके अभी हमारा एक मॉडल रूप तैयार होगा लश्करी बाग के इन बच्चों के साथ। अच्छा। में ये हमारा ट्रायल होगा कि हम देखेंगे कि किस तरह से इसका आउटपुट रिज़ल्ट हमको मिलता है, और सभी बच्चे लोग इस बात के लिए रेडी है, बहुत खुश है कि हम कुछ तो एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा संकल्प किया है कि वो अपने बस्ती में कोई गलत काम नहीं होने देगा, किसी बच्चे के साथ अगर गलत हो रहा होगा तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको रोकेगा और सबको सिखाएगा कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अच्छा। मतलब ये लेकर वो अपने दिमाग में लेकर जा रहे हैं। मतलब दो स्तर पर हमारा काम हुआ है। एक परिवार में जो परिवार के लोग हैं उनके साथ में अच्छे संबंध रखना, उनको सुधारना बिगड़े हुए संबंधों को, और दूसरा बस्ती में सुधार लाना। तो हम व्यक्तिगत सुधार से हम सामाजिक सुधार की तरफ उनको एक दिशा दे रहे हैं, और बच्चे बड़े अच्छे से इस चीज़ को समझ भी गए हैं। अब ये समय बताएगा कि ये किस तरह से हम कर पाएंगे, कितना सफल होगा, लेकिन आशा तो ये है कि अच्छा ही होगा। और मैंने ये सोचा है कि बीच बीच में 15 दिन में या महीने में जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पर विज़िट करेंगे, बच्चों को समय समय पर जानकारियाँ देंगे, इससे संबंधित धम्म से संबंधित जानकारियाँ देंगे। मतलब हमारा फॉलोअप होता रहेगा कि जो सीखा है बच्चों ने वैसा ही कर रहे हैं या नहीं। उनके परिवार में भी हमारी बीच बीच में विज़िट होगी, पेरेंट्स को भी हम पूछेंगे कि क्या फ़र्क आया है बच्चे में, और आपके व्यवहार में भी क्या फ़र्क आया, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ही गलत बातें कर रहे होते हैं, गाली देते हैं, शराब करते हैं, मारपीट करते हैं। इसका जो बुरा असर बच्चों पे पड़ता है तो उसको भी हम चेक करते रहेंगे, पेरेंट्स को भी हम बताते रहेंगे कि आपकी वजह से आपके बच्चे पे कैसे बुरा असर होता है, आपको भी बदलना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत साधुवाद। आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और जैसे भगवान बुद्ध कहते थे कि मुझे समाज के सुधारक ही बुद्ध के जो शिष्य है, यानी भिक्खु भिक्खुनियाँ, ये समाज के सुधारक के रूप में ही उनके समाज के साथ में समस्या सुलझाने में भी कामयाब रहे। तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे यही हैं। मेन उद्देश्य था कि भिक्खु भिक्खुनियाँ समाज सुधार के लिए कार्य करें, ना कि वो मठाधीश बनकर बैठे। और हम ये जो इतने सालों में विहारों को पूजा पाठ के केंद्र बनाए हैं, इस इमेज को बदलने चाहते हैं, इसको हम शिक्षा के केंद्र बनाना चाहते हैं। तो ये हमारे समय समय पर बुद्ध विहार कार्यक्रम होते हैं। शिक्षा के केंद्र बने, ये बाबा साहब भी कहते थे। बहुत धन्यवाद आपको, साधुवाद। आपके इस प्रयास को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।
बताओ, मुंह में कितने धागा लेकर घूमते थे 45 वर्षों तक? किस किस को धागा बांधा था? कहीं पढ़ने में आया है कि बुद्ध 45 साल तक घूमे, तो क्या धागा लेकर घूमते थे? क्या उन्होंने बताया आप धागा बांधो, आपकी समस्या सारी दूर हो जाएगी, आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे? नहीं ना। फिर आप कैसे समझ लिए हैं, या आपको जो बता रहा है वो बता रहे, तो आप कैसे उस बात पर यकीन कर रहे हैं कि धागा बांधने से तुम्हारी समस्या या तुम्हारे दुखों का हल हो जाएगा? यकीन करने लायक है। बुद्ध 45 साल तक मार्गदर्शन करते रहे। कितने साल तक? 45 साल तक वो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं, उनके दुखों को सुनते रहे हैं, उनको समझते रहे हैं, और वहाँ कुछ दुख और समस्याओं से बाहर निकालने के लिए उनको उपदेश देते रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो उपदेश थे बुद्ध के, जो बुद्ध की शिक्षाएं थी, उसको सुनकर और आचरण करके लोग अपने दुखों से मुक्त होते थे, लोग अपनी समस्याओं से मुक्त होते थे, उनको रास्ता मिल जाता था। लेकिन वही बात अगर हम कर रहे हैं धागा बांधकर, तो हम कहीं ना कहीं बुद्ध के विचारों से, उनके शिक्षाओं से अलग कार्य कर रहे हैं। सही है ना? हम अंधश्रद्धा में जा रहे हैं, हम कर्मकांड कर रहे हैं, जो कि ये कर्मकांड और अंधश्रद्धा हमको सही रास्ता कभी बता नहीं सकती। तो कितने लोगों को अच्छा लगा धागा काटने के बाद में? बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी काटा है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, धागे के कपड़े पहने हैं आप लोग, जो भी हम करते हैं कि उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है ना? तो हम कपड़े क्यों पहन रहे हैं? हमारी शरीर की सुरक्षा के लिए, है ना? ठंडी से, गर्मी से, बारिश से, जीव जंतुओं से, है ना? कभी कभी मच्छर ज्यादा काटते तो क्या बोलते हैं, अरे पूरा पायजामा पहन लो, मच्छर नहीं काटेंगे, ये कहा जाता है ना? तो हम सुरक्षा के लिए कह रहे हैं, लेकिन धागा क्यों बांध रहे किसको मालूम ही नहीं है। और जो कपड़े हम लोग पहन रहे हैं, ये कपड़े अगर बारिश में हम लोग धोते हैं और उनको धूप नहीं मिलती, तब वो कपड़ों से क्या आती है? बदबू आती है ना? तो हम लोग उसको लपेट कर नहीं रखते। क्या करते हैं हम लोग? हर 24 घंटे में जब भी नहाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं और उसे धूप में सुखाते हैं, तब जाकर उसमें जंतु निर्माण नहीं होते, जर्म्स निर्माण नहीं होते। जंतु और जर्म्स निर्माण होने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं पानी या गीलापन उसमें है। वैसे ही आप अपने धागा जो बांधे हुए होते, चाहे बुद्ध के नाम पर ही बांध रहे हो, ये धागा सिंगल नहीं होता है, वो 3, 4 या 5 इसमें वो लपेटा जाता है, और वो पूरी तरह से कपड़े की तरह सिला नहीं जाता, वो अलग अलग होता है, वो लपेटा रहता है लेकिन अलग अलग होता है। तो जब हम नहाते हैं, तो हम नहाते समय हम जो साबुन लगाते हैं, उस साबुन के साथ हमारे शरीर का मैल मिल जाता है, और वो कहाँ फंसता है? क्योंकि धागे अलग अलग है, तो वो उसमें फंस जाता है, और हम उसको अलग से धोते नहीं है। यहाँ पे हम कपड़े कभी शरीर पर धोए हैं क्या? जो धागे को धोएंगे तो निकल जाएगा नहीं ना? तो हम उसको धोते नहीं है, उसको सुखाते नहीं है, तो उसमें जर्म्स निर्माण होंगे या नहीं होंगे? और इसीलिए आज आप धागा बांधते हो तो दूसरे दिन से वो काला होना शुरू हो जाता है, कलर चेंज होता है, और वो कलर इसलिए चेंज होता है क्योंकि उसमें जर्म्स
एंड थैंक यू। समझ गए इसके लिए। जाती थी। बहुत गरीब लड़की थी। आपको सबको पता है कि पहले निम्न समाज के जो लोग हैं वो बहुत दूर गांव के बाहर एक साइड में अपने झोपड़े बनाकर रहते थे और वो झोपड़े घास फूस के बने होते थे। बहुत गरीब रहते थे, उनको कोई काम नहीं मिलता था। तो झंझारी बाई की ऐसे गरीब परिवार की पिछड़े समाज की महिला थी और 10 साल की उम्र में वो जंगल में, घने जंगल में लकड़ियां मिलने जाती थी और उन लकड़ियों को लाकर उनके घर का चूल्हा जलाते थे, उसका काम चलता था। तो बचपन से वो इतनी देरी पास थी कि उसे जंगल में जाने से भय नहीं लगता था। अपने आप ही से ले गई, उसके साथ में उसके 2 और छोटे छोटे मित्र थे। अचानक से क्या हो गया, उसके सामने एक शेर आ गया। इसके सामने आया शेर और झंझारी बाई कितने साल की थी? उसके मित्र भी छोटे छोटे थे। उसके हाथ में थी कुल्हाड़ी जिससे कि वो लकड़ियां तोड़ती थी सूखी हुई। उसने जैसे ही शेर को देखा, अचानक से उसके सामने आया, उसके ऊपर हमला कर दिया। वैसे ही उसने वो अपनी जो कुल्हाड़ी है वो शेर के मुंह पर दे मारी। क्या किया उसने? अपने हाथ की कुल्हाड़ी शेर के मुंह पर दे मारी। शेर ऐसा उछल के ऐसा आया था आगे और उसने उसके खुले मुंह में कुल्हाड़ी ऐसे मार दी। तो क्या हो गया कि वो कुल्हाड़ी उसके मुंह में फंस गई और वो दर्द से तड़प उठी। वो कुछ नहीं कर सका। जैसे कुल्हाड़ी उसके मुंह में फंस गई,
वो कुछ भी कर नहीं सका। उसने बहुत छटपटाया, फिर से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर सका। ये सारा सीन देखकर खनकारी के जो वो छोटे छोटे मित्र थे वो डरकर भाग गए। भाग के गांव में गए, उसके घर में गए खनकारी के, और उसके पूरे माता पिता को बताया कि खनकारी के ऊपर शेर ने अटैक कर दिया है। वो भी सारे घबरा गए। देखते देखते पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि खनकारी के ऊपर शेर ने अटैक कर दिया। अब सारे लोग परेशान हो गए। इनको लगा कि ये दो बच्चे वापस आए, मेरी बच्ची वापस नहीं आई, तो जरूर शेर ने उसको खा लिया होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद में देखते क्या है, तो खनकारी मस्त लकड़ियों का गट्ठा उठाए अपने सिर पर, मस्त चल के अपने घर आ गई। अब जैसे उसको उसकी माँ ने देखा, दौड़ी दौड़ी रोते हुए और उसको गले लगा दिया। और बेटी को जिंदा देखकर बड़ी खुश हो गई, लेकिन पहले उनको लगा था कि ये खत्म हो गई होगी, शेर ने इसको खा लिया होगा। लेकिन हकीकत में क्या हुआ था, खनकारी शेर से डरी नहीं थी, और डरी नहीं इसलिए उसने हिम्मत से क्या किया, उठाए शेर पर ढेर मारी और वो उसके मुंह में फंस गई, और इस वजह से उसकी जान निकली। लोगों ने जंगल में जाके देखा तो शेर भी पड़ा हुआ था, और वो 10 साल की छोटी सी खनकारी बड़ी निडरता के साथ बिना डरे अपने घर में वापस आ गई थी। अभी हमने जो गेम खेला उसमें क्या था, हम सारे लोग मिलकर दूसरे लोगों से अपने लोगों की सुरक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ अकेले सुरक्षा करने की बात है। एक अकेले लड़की ने अपनी खुद की सुरक्षा कैसे की, ये हमको पता चल रहा है। तो सरकारी अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिट्टी के कीड़े बनाते हैं। उसने एक बहुत सुंदर किला बनाया। अब उसके बच्चे ना बोलते थे, अरे सरकारी तेरी माँ बुला रही है, चल। तो वो सुनी नहीं रही थी, वो जल्दी चल रही थी किला बनाने में, उसको ध्यान ही नहीं थी। उसको फ्रेंड्स बोलते हैं कि माँ बुला रही है, क्यों नहीं रही कर उसको तंग करने लगे। क्या कर रहे थे, उसका किला बार बार पैर से गिरा रहे थे। उसको बड़ा क्रोध आ रहा था, मैं बना रही हूँ और ये तोड़ रहे हैं। तो बार बार बनाती थी, ये बार बार बच्चे लोग उसका किला तोड़ देते थे और ये उनको मारने के लिए दौड़ते थे। हिम्मत नहीं आ रही थी। तो वो बच्चे बोले, अरे रहने देना, क्यों किला बना रही है, तू क्या कहीं की महारानी है। क्या बोला दोस्तों ने, तू क्या कहीं की महारानी है तो किला बना रही है, उसकी सुरक्षा कर रही है। तो वो क्या बोली, एक दिन मैं जरूर इस किले की मालकिन बनूंगी। क्या बोली उसने, एक दिन मैं ऐसे किले की मालकिन बनूंगी, ऐसे किले की सुरक्षा करूंगी। तो बच्ची भी उसको मालूम नहीं था कि भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन ये वो भविष्य में जब उसकी ये अगर शेर को मारने